हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट क्लास में हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। प्रियम्बल क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, और जो हमारा नया पार्लियामेंट जो बना है उसके फीचर्स क्या हैं। आज हम जानेंगे अपने पुरानी संसद के बारे में, जिसको हम संविधान संविधान सदन के नाम से जानते हैं। अब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कह सकते हैं, या फिर जो संविधान सदन आज, अब मतलब इसका पुराना नाम जो था संसद भवन, उसको चेंज कर दिया गया है और संविधान संविधान सदन इसको नाम दे दिया गया है। तो हमारी पुरानी संसद, जिसको अब हम संविधान सदन कहते हैं, ये बनी थी 1920 के दशक में। और इस संविधान सभा ने, मतलब अगर हम कहें, इस सदन के अंदर संविधान के जितने भी विचार विमर्श, यानी कि जितने भी डिबेट्स हैं, अगर बात करते हैं, डिस्कशंस हैं, वो यहीं किए गए थे। और इसने 7 दशकों से अधिक समय तक भवन के रूप में काम किया। 7 दशक मतलब कि हम 70 साल कह सकते हैं, क्योंकि 1 दशक मतलब कि 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको 1 दशक कहा जाता है, यानी कि टेन्योर होता है हमारा, वो जिसको हम डिकेड भी कहते हैं। तो 70 सालों तक जो है, जब तक हमारा ये नया पार्लियामेंट जो है नहीं बना था, जितनी भी बैठकें होती थी राज्यसभा की, लोकसभा की, वो सारी यहीं पर होती थी। तो जो हमारा पुराना संसद है, उसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये बना कब था और इसका नया नाम अब क्या है। साथ में इस सदन में, इस संसद में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर 550 सीट्स जो हैं वो हैं लोकसभा की, और 250 सीट्स जो है वो राज्यसभा की है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत की संसद की संरचना। मीन्स कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो भारत का जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, इसमें राष्ट्रपति, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके अलावा 2 हाउसेज हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस, ये दोनों भी इंक्लूड है। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। तो लोकसभा जो होता है वो हमारा जनता का सदन होता है। जनता का सदन मतलब कि इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं, इसमें जो लोग इंक्लूड, जो इसके मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो सभी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिनको सिविलियंस जो है वोट देकर इलेक्ट करती है। और राज्यसभा में क्या होता है कि इसमें जो जो काउंसिल्स होते हैं, मतलब जो हर स्टेट की जो अपनी काउंसिल है, उसके मेंबर्स होते हैं। और इसको हम लोअर सॉरी अपर हाउस कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, यानी कि जो लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, वोट देते हैं, और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उनके मेंबर सिलेक्ट हो जाते हैं। वहीं जो राज्यसभा होता है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन किया जाता है। जो निर्वाचक मंडल होते हैं ना, जो हमारे वो जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो उसमें जो एमएलएज होते हैं, हमारे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब सिंपली अगर हम कहें, जो विधायक होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं इसमें। और 12 मेंबर्स जो होते हैं, मतलब कि अगर हम ये कहें सिंपली, तो 238 मेंबर्स वो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि जो सभी राज्यों की जो विधानसभा होती है वहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं। और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं, जो किसी न किसी फील्ड में जिन्होंने महारत हासिल करी हो, या फिर जिन्होंने कोई अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है, वो चाहे आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, कोई भी लिटरेचर हो, मतलब किसी भी फील्ड में अगर उन्होंने कोई महारत हासिल करी है या उनका कोई बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो वो 12 मेंबर्स जो होते हैं वो वहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं बाय दी प्रेसिडेंट। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लोकसभा है, अभी मैंने आपको बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी पुरानी संसद में लोकसभा की 550 सीटें हैं और राज्यसभा की 250 सीट्स हैं। तो इसमें 550 सीट्स हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में जो है
इसमें जो सीट्स होती हैं वो हर स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है डिसाइडेड होती है, बट इसमें ये ध्यान रखना आपको सिर्फ 250 सीट्स होती है। इसमें 238 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, और 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट चूज करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं वो सारे निर्वाचित होकर आते हैं, मतलब इलेक्ट होकर आते हैं। और लोकसभा में एक स्पीकर भी होता है, और हमारी जो लोकसभा के इस टाइम पे करंट स्पीकर है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है तब से जो हमारे पास लोकसभा स्पीकर है वो है ओम बिरला। और ओम बिरला ही जो लोकसभा की जितनी भी बैठकें होंगी, जितनी भी मीटिंग होंगी, वो उसको हेल्ड करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, वो उसकी देख रेख करते हैं। उसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जो राज्यसभा की जो अध्यक्षता होती है, जो ओवरसीइंग करते हैं इनको, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे इस टाइम पे वो है सीपी राधाकृष्णम, आई थिंक, हाँ सीपी राधाकृष्णम नाम है उनका, वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है। और ये हमारे देश के 15th वाइस प्रेसिडेंट है, और ये लास्ट ईयर 12 सितंबर, हाँ 12 सितंबर 2025 में ये बने थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर लोकसभा में हमने कहा कि डायरेक्ट वे में जो है इलेक्शन होता है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट होकर आते हैं। फिर हमें कुछ जो चीज़ें याद रखनी है उसमें है कि भारत की जो जनता है, भारत की जनता सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी जस्ट, कि हम सभी के पास, मतलब जो लोग 18 या 18 ईयर से अबव होते हैं उनके पास सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, मीन्स राइट टू वोट होता है। एडल्ट फ्रेंचाइज वाला जो राइट है वो होता है, हमारे पास वोट देने का अधिकार होता है। तो वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। और लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो है 550। राज्यसभा जो है वो संसद का, मतलब संसद का सदस्य है। मीन्स कि अगर हम कहें जो हमारा अपर हाउस है वो हमारा राज्यसभा है, और लोअर हाउस हमारा लोकसभा, यानी कि उचला सदन और निचला सदन। तो इसमें जो लोग होते हैं वो निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। मीन्स कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एमएलए जो होते हैं हमारे, जो स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेचर के मतलब मेंबर्स होते हैं असेंबली के, वहां से इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्ट वे में, और 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। राज्यसभा की आवंटित सीटों की संख्या और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों की संख्या दोनों ही प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती है। मीन्स कि जो राज्यसभा के मेंबर बनेंगे और जिस लोकसभा के जो लोग मेंबर बनेंगे, उनकी जो नंबरिंग है, जो उनकी संख्या है कि मतलब सीट्स कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है एक स्टेट की पॉपुलेशन पर। दो घरों वाली संरचना को द्विसदनीय प्रणाली कहा जाता है। तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो एक प्रेसिडेंट और जो दो हाउसेज हमारे, जो दो सदन है, उनसे मिलके बना है। तो ये जो दो हाउसेज वाला स्ट्रक्चर है हमारी पार्लियामेंट का, दो सदन वाला जो जो दो सदन की संरचना है, इसको द्विसदनीय प्रणाली कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको बाइकैमरल कहते हैं। बाय मीन्स टू एंड कैमरल मीन्स हाउसेज। तो इसको द्विसदनीय यानी कि दो कक्ष वाला या फिर दो घरों वाला एक सदन कहा जाता है। तो अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भारत की द्विसदनीय प्रणाली है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मीन्स कि कहाँ से ये चीज़ शुरू होती है। तो हम ऑलरेडी जब हमने कॉलोनियल एरा वाला चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना इंडिया में, उसको लेकर आने वाले ब्रिटिशर्स ही थे यहाँ पर। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो भी इंट्रोड्यूस हम ब्रिटिशर्स के थ्रू ही किया गया था इंडिया में, यानी कि अंग्रेजों ने ही उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ब्रिटेन की प्रणाली ने भारत के संसदीय लोकतंत्र मंडल को प्रेरित किया। तो ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था, और वही सेम चीज़ जो है उन्होंने इंडिया में अप्लाई करी, और हम वहीं से कह सकते हैं कि इंस्पायर होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंक्लूड किया।
स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन संरचनाओं में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त व्यवहारिक अनुभव अनुभव से भी प्रेरणा ली। और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे, जो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके थे या फिर जिन्होंने काम किया और बगावत करी, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके थे कि हाँ, ये जो पॉलिसी है, ये जो सिस्टम है गवर्न करने का, ये बेटर है और इसको बेटर बनाया जा सकता है। तो वहां से भी उनको एक जो है इंस्पिरेशन मिलती है। प्राचीन गणराज्यों यानी कि जो महाजनपद वाला टाइम था हमारा, और ग्राम पंचायतों की स्मृतियों से भी प्रेरणा मिली, जहाँ बुजुर्ग समूह निर्णय लेते थे। तो आपने महाजनपद और जनपद वाले चैप्टर में या फिर आपने 7th या 6th क्लास में ही पढ़ा होगा कि जो रूलर्स हुआ करते थे, उनके एरिया में, उनके रीजन में एक पंचायत भी हुआ करती थी, जो मतलब लीड करी जाती थी गांव के सबसे ज्यादा, जो गांव के बुजुर्ग लोग होते थे, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग होते थे गांव के, उनके थ्रू जो है लीड करी जाती थी वो। तो वहां से भी हमें प्रेरणा मिली और हमने पंचायती सिस्टम को आज भी बरकरार रखा। उसके बाद जो संविधान सभा है, इसमें इस बात पर व्यापक चर्चा हुई कि क्या भारत में द्विसदनीय प्रणाली होनी चाहिए, कि क्या भारत में 2 हाउसेस वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं। तो ये महसूस किया गया कि स्वतंत्र भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सिर्फ अगर एक हाउस रहेगा या एक ही रूल, मतलब एक ही लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि पूरे भारत पर जो है सही तरीके से काम किया जाएगा या फोकस किया जाएगा। तो वहाँ से जब हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, तो समझ में आता है कि सिर्फ एक सदन निर्वाचन नहीं होना चाहिए, द्विसदनीय निर्वाचन होना चाहिए, ताकि 2 लेवल पे जो हमारी, मतलब 2 हाउसेस होने चाहिए जो अलग-अलग चीज़ों के लिए काम करें। अब अगर हम इन 2 हाउसेस की बात करते हैं, इन सबका अपना काम है। फिर संघवाद, जहाँ से संघवाद की भावना आ जाती है, तो संघवाद यानी कि जहाँ पर लोगों का ग्रुप जो है वो मिलके रूल कर रहा है, हम जहाँ पे पीपल ऑफ सॉरी नंबर ऑफ ग्रुप मिलके एक जो गवर्नेंस करने का तरीका है या फिर जिसमें रिलायबिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं, उसकी बात होती है। संघवाद का मतलब ये होता है कि जब समूह मिलकर इकट्ठा हो जाए और रूल करने लग जाए। तो संघवाद की भावना के अनुरूप राज्यसभा, राज्य की परिषद जो है, को आवश्यक माना गया। तो संघवाद के अकॉर्डिंग राज्यसभा जो है इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अब संघवाद का मतलब क्या है? तो संघवाद का सॉरी सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें शक्ति केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच वितरित होती है। यानी कि जो हम वो जो 3 लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं कि जो हमारे 3 स्तर पे सरकार काम करती है, केंद्र पर, राज्य पर और जो जिला स्तर होता है हमारा, जो स्थानीय स्तर होता है, उस पे जो काम करती है वो संघवाद कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी पार्टी, सभी जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारी, वो एक ग्रुप में काम कर रही है, जिससे राष्ट्रीय एकता और स्थानीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि एक नेशनल यूनिटी रहती है, और जो स्थानीय हित होते हैं, मीन्स कि हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में या फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ की जो फैसिलिटीज लैक हो रही हैं, उन सभी की बात करी जाती है, उन सब पे मिल के काम किया जाता है। उसके बाद है संसद के कार्य। तो अगर हम संसद के कार्यों की बात करते हैं यहाँ पर, तो संसद के प्रत्येक सदन में एक पीठासीन अधिकारी होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वाद विवाद और चर्चाएं व्यवस्थित तरीके से संचालित हों। पीठासीन अधिकारी मतलब जो उनके अध्यक्ष होते हैं, जो उनके स्पीकर होते हैं, जो उस हाउस को लीड कर रहे होते हैं, उनको, उनकी बात करी जा रही है यहाँ पर। तो हर दोनों ही सदनों में, यानी कि चाहे हम लोकसभा की बात कर रहे हैं या राज्यसभा की बात कर रहे हैं, दोनों में ही जो है उनके अध्यक्ष होते हैं, उनके स्पीकर्स होते हैं, जो देखते हैं कि जो वाद विवाद चल रहा है, जो डिबेट चल रही है, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, वो एक सही तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और जो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन चलता है, जो 1 आवर डिस्कशन वाला टाइम होता है, वहां पर सही तरीके से चल रहा है, यानी कोई अब्यूज तो नहीं कर रहा है, फिर कोई डिग्रेड लैंग्वेज का यूज तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें जो है हमारे स्पीकर्स देखते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में एक सदस्य होता है जो अध्यक्ष होता है, जो मतलब अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, वो जो है, मतलब
अगर हम इसमें बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का कि स्पीकर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है कि जो अध्यक्ष बनेंगे। और देखेंगे कि जो सत्र है, जो सेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं। सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति होती है, अपनी मतलब अनुमति मतलब कि सभी के पास अपनी बात को प्रेजेंट करने का एक मौका दिया जाता है। और सभी को बहुत स्मूथली काम करना होता है, बहुत तहजीब के साथ, और एक बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव वे में बोलना होगा ताकि ये लोग जो है उस बात से सहमत करें। और जब वो अपनी डेस्क को बीट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी प्रतिनिधि की बात से या फिर किसी भी पर्सन की बातों से वो सहमत हैं, वो उस बात से एग्री करते हैं, तभी वो अपने डेस्क को बीट करते हैं। अदरवाइज वो क्वेश्चन जो मतलब एक कॉल आउट सेशन होता है जहाँ पर वो अ, दोबारा से क्वेश्चन पुट अप करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों। वहां पर वो डिसएग्री कर रहे होते हैं अपनी बातों एक दूसरे की बातों से। तो ये देखा जाता है कि सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, मतलब दी जा रही है नहीं, और सभी को बोलने की अनुमति है वहाँ पर। अनुशासन बनाए रखना है और सुनिश्चित करते हैं कि नियमों का पालन सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं लोकसभा मीटिंग के अंदर। तो ये काम होता है लोकसभा अध्यक्ष का, यानी कि जो लोकसभा के स्पीकर होंगे। और हमारे करंट लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। फिर राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो जो राज्यसभा की जो अध्यक्षता होती है, जो उसकी लीडरशिप होती है, वो होती है हमारे उपराष्ट्रपति के पास। और हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और जितनी भी संसद की चर्चाएं होती हैं, जितनी भी पार्लियामेंट के डिस्कशंस होते हैं, वो हर एक मतलब जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उसमें ट्रांसलेट होकर एक सही तरीके से लोगों के सामने रखी जाती है। चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, उसको ट्रांसलेट किया जाता है और लोगों के सामने उन सेशंस को रखे जाते हैं। क्योंकि ये जो सेशंस हेल्ड किए जाते हैं, ये लाइव भी दिखाए जाते हैं। साथ में हर एक इंसान मतलब लोगों को ऐसे वहाँ पर जाकर देखना तो पॉसिबल नहीं है, और ना ही इस चीज़ की परमिशन दी जाती है। तो इस चीज़ को टेलीकास्ट किया जाता है। अब जब टेलीकास्टिंग होती है इस चीज़ की, तो हर इंसान हिंदी को नहीं समझ पाता, हर इंसान इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, तो उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके टेलीकास्ट किया जाता है। अब संविधान सभा जो है हमारा, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? मोटे तौर पर हम इनको मतलब क्या कहते हैं, इनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक संवैधानिक कार्य, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी राइट्स दिए गए हैं, एक्ट दिए गए हैं कि एक बिल एक्ट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर कानून निर्माण कैसे होता है, कार्यकारी जवाबदेही क्या है, वित्तीय जवाबदेही क्या है, इनकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है, लॉ मेकिंग कैसे होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या है हमारे पार्लियामेंट के। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे भी कि संसद में जितने भी सेशन हेल्ड होते हैं, जितने भी बैठकें होती हैं, उनको ट्रांसलेट करके टेलीकास्ट किया जाता है ताकि लोगों तक वो बात पहुंचाई जा सके कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने उनके उनके मुद्दों को रखा, नहीं रखा, क्या एक सॉल्यूशन निकल कर आता है। फिर जो ओपोनेंट्स पार्टी हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो एग्री करते हैं या नहीं करते हैं इन सभी चीज़ों को। तो पहले एक साथ अनुवाद की सुविधा 12 भाषाओं में उपलब्ध थी, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी और तेलुगु लैंग्वेजेस थी। हाल ही में 6 भाषाएं जो हैं और जोड़ दी गई हैं, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत भी। तो भविष्य में हो सकता है कि और भी भाषाएं जो फ्यूचर में और भी बढ़ा दी जाएं। तो 22 हमारे पास हमारी ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं। तो 12 और 6 अगर जोड़ा जाए तो 18 लैंग्वेजेस में जो है पार्लियामेंट्री सेशंस को टेलीकास्ट किया जाता है ट्रांसलेट करके। और हो सकता है कि 4 लैंग्वेजेस को और भी ऐड कर दिया जाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो से बने रहें, वीडियो के साथ जुड़े रहें, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।